नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं भारत 24 पर रूबिका लियाकत शो। और सभी मुद्दों को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गई हूं। वो मुद्दे जो आपसे ताल्लुक रखते हैं, जो हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज पहली खबर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को लेकर है। ईडी के एक्शन पर सियासत खूब होती रही है, लेकिन आज हम ईडी से जुड़ी हर बारीकी आपके सामने रखने वाले हैं और यह भी समझने की कोशिश की और समझाने की कोशिश कि क्या ईडी आपके घर आ सकती है। उस खबर की भी बात जिसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वालों का एजेंडा धुआं धुआं हो जाएगा। मोदी सरकार के कामकाज को दुनिया भर की मुस्लिम हस्तियां कैसे सलाम कर रही है, उनके नाम पर भारत के कुछ नेता कैसे कोहराम मचा रहे हैं। आज दूसरी खबर इसी पर। हम बात फ्रांस और भारत की दोस्ती की भी करेंगे। पीएम मोदी कल फ्रांस जा रहे हैं। इस दौरे में भारत को क्या हासिल होने वाला है और फ्रांस अब तक किस तरह भारत का मजबूत दोस्त साबित हुआ है, ये भी जानेंगे। और आखिर में उस खबर की बात होगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरा हिंदुस्तान है, क्योंकि ये मेरे हिंदुस्तान की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट्स में माना है कि भारत में लोग अब बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और गरीबों की संख्या कम हो रही है। लेकिन सबसे पहले बात जनता जनार्दन के आशीर्वाद की। हमारी आन बान शान की प्रतीक और हमारे देश की बेटी रूबिका लियाकत जी दहाड़े मार रही है। जहां राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ। मेरी रूबिका लियाकत जी से यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह हमारे देश को आगे बढ़ाती रहें और देश का मस्तिष्क ऊपर करती रहें। जहां तक भारत वहां तक भारत 24। भारत की बेटी रूबिका लियाकत अब भारत 24 पर दहाड़ रही है, आम आदमी के मुद्दों को उठा रही है और देश दुनिया के बीच में ला रही है। इसलिए उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप इसी प्रकार से निरंतर राष्ट्र विरोधी भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना, संत समाज और संपूर्ण भारत के जो निवासी हैं उन सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। रूबिका जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो रूबिका लियाकत शो में जो उन्होंने उठाया था ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि इस समय रोड पे जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे मुद्दों को हम सारे लोगों को समर्थन करना चाहिए। इस सारे मुद्दे में जो रूबिका जी ने मुद्दा उठाया बहुत ही सराहनीय है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इस पर भी, इस मुद्दे पर सरकार को भी जो है ध्यान देना चाहिए। ऐसे शो होने चाहिए और भारत 24 ने जो शो किया है इसकी मैं सराहना करता हूँ। उनका जो नज़रिया है समस्याओं को देखने का और उन्हें हल करवाने का, खास करके जन जन को जोड़ने का, और चैनल नई ऊंचाइयां इसी प्रकार हासिल करता रहे। मेरी शुभकामना है रूबिका जी को भी और चैनल को भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी इन उम्मीदों को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। अब आज द रूबिका लियाकत शो में शुरुआत इन बयानों से और तस्वीरों से। ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो जितने भी डराने वाली संस्थाएं थी, ये सब सीखा होगा बीजेपी ने कांग्रेस से। राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है। ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने राजकीय विरोधियों को टेरराइज किया जा रहा है। तो भाई इन नेताओं के चेहरे, इनके आरोपों को आपने ध्यान से सुन लिया होगा, मैं ऐसा मानती हूं। आज मुझे आपसे बात करनी है, देश की जनता से बात करनी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, वो संगठन जो आजकल विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। वजह ईडी की जांच के दायरे को लेकर आप समझ लीजिए। लालू परिवार हो, कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हो, महाराष्ट्र से उद्धव गुट के नेता हो, सबके लिए ईडी सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त बनी हुई है। और इसी मुसीबत का जिक्र लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी था। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे।
मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। तो 8 फरवरी 2023 को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने ये बातें विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कही थी, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या ईडी ऐसे ही किसी के घर पहुंच जाती है। मैं सोचती हूं कि क्या ऐसा होता होगा कि ईडी को फोन आता होगा, हाँ भैया श्रीमान कक्का घर के यहाँ पहुंच जाओ, या श्रीमती AAEU के यहाँ पहुंच जाओ। मैं आप लोगों से पूछती हूं, आप लोगों में से कितनों के घर में ईडी ने छापा मारा है? आप में से कितनों के खिलाफ ईडी के मामले इस वक्त चल रहे हैं? मिस्टर शर्मा, आप बताइए ना, ईडी की छापेमारी हुई है? अच्छा गुप्ता जी, आप ही बता दीजिए, आपके खिलाफ ईडी की जांच शुरू हो गई है क्या? चौरसिया जी से पूछ लीजिए, या फिर अहमद साहब आप बता दीजिए, कुछ ऐसा हुआ है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। फिर ईडी से डर किसको होना चाहिए? ईडी को उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करने का हक है जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मतलब ऐसे ही किसी के खिलाफ ईडी जांच शुरू नहीं कर देती है। अब मैं आपको ये समझाती हूं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो क्या है, मतलब क्या होता क्या है मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है धन शोधन, आसान भाषा में धन को धोना। कौन से वाले धन को धोना? काले वाले धन को धोकर उसे सफेद कर देना। कुल मिलाकर अवैध तरीके से पैसा कमाकर उसे वैध बनाने की कोशिश करना। पहले इस काम को इतनी सफाई से किया जाता था ना कि पता ही नहीं चल पाता था कि कमाई का सोर्स क्या है। मैं इसको और अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो मेरे दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। समझिए इसे। मान लीजिए किसी शख्स ने अपने पद का फायदा उठाकर घूस के रूप में 1 करोड़ रुपए लिए। अब ये 1 करोड़ रुपए काला धन हो गया, क्योंकि इसके कमाई का जो तरीका है वो गलत है और इस कमाई पर कोई टैक्स भी उसने नहीं दिया है। तो उस शख्स ने इस 1 करोड़ रुपए से मान लीजिए सोना खरीद लिया, या फिर पेपर पर कम दाम दिखाकर ज़मीन या संपत्ति खरीद ली। इस पूरे प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। भारत में ये काम धड़ल्ले से हुआ करता था और होता आया है, और इसीलिए इसे रोकने के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे PMLA कहा गया। साल 2002 में यह कानून अमल में आ भी गया, लेकिन इस कानून के सामने आने के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। साल 2002 से 2023 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग के 5,906 मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने PMLA कानून को और सख्त कर दिया। 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए ईडी को ताकत दी गई। PMLA के सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 और सेक्शन 18 में बदलाव किया गया और उसके बाद ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ FIR, छापेमारी, सर्च और गिरफ्तारी का अधिकार मिल गया। अब 2019 से पहले का मामला क्या था? ईडी के पास जो है ये ताकत नहीं थी, ये अधिकार ही नहीं था। वो तभी एक्टिव होती थी जब दूसरी जांच एजेंसियां FIR या चार्जशीट में PMLA की धारा जोड़ा करती थी। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी को ताकत देने का भी एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा है, कहानी है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग से देश की हर सरकार परेशान रही है। इसका एक उदाहरण आपको देती हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले सामने आने के बाद साल 2002 में PMLA कानून जब बनाया गया, उस वक्त किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और ये कानून ऐसे हवा में नहीं बन गया। बाकायदा आर्थिक मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने इस कानून पर खूब चर्चा की। 3 साल तक इस कानून को लेकर माथापच्ची हुई और फिर PMLA को लाया गया। फिर साल 2004 में सत्ता में आई UPA की सरकार
उन्होंने इसी पीएमएलए कानून को और सख्त करने के लिए कहा। कैसे, सुनिए। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए, और मैं बताऊंगी ये शब्दशः जो कहा गया है, सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक परिभाषित अपराध है। ये वो तरीका नहीं जिसे हम आम बोलचाल में मनी लॉन्ड्रिंग कह देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वो अपराध है जिसमें अपराधी तय करता है कि एक निश्चित अपराध होगा। ये केवल काले धन को सफेद या सफेद धन को काले में परिवर्तित करने से कई ज्यादा अधिक है। ये बयान बतौर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने राज्यसभा में 12 दिसंबर 2012 को दिया था और जोर देकर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ काले धन को सफेद करने का मामला भर नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध है जिसे प्लान्ड वे में किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी और यूपीए की सरकार के बाद आई नरेंद्र मोदी की सरकार, वो भी दूसरे टर्म की, और साल था 2019 जब मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी को ताकतवर बनाया गया। हालांकि ईडी भारत के लिए कोई नई संस्थान नहीं है। ईडी को 1 मई 1956 को बनाया गया। उस वक्त जब इसको बनाया गया था तब वजह थी, मकसद था विदेश से गलत तरीके से पैसों के आने जाने पर रोक लगाना। तब मुंबई और कोलकाता में इसकी 2 ब्रांचेस खोली गई थी। ये 2 जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि विदेशों से सबसे ज़्यादा व्यापार इन्हीं 2 जगहों पर होता था। 1960 में ईडी को राजस्व विभाग के अंदर डाल दिया गया। फिर 1973 से 1977 तक ईडी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अधिकार क्षेत्र में इसे डाल दिया गया। हालांकि आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो ईडी राजस्व विभाग के अंतर्गत यानी वित्त मंत्रालय के तहत काम करते हैं। ईडी पर आपसे बात करना आज इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कल से एक बात पर विपक्षी पार्टियां खुश हो रही हैं। ईडी के मौजूदा डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को लेकर, उनके कार्यकाल की समाप्ति को लेकर और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर खुश हो रही है। तो मिश्रा जी का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार अब संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल नहीं बढ़ा पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कार्यकाल बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद विपक्षी खुश हो रहे हैं, लेकिन इसी खुशी पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया। क्या कहा? तंज कसते हुए कहा, ईडी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी मनाने वाले भ्रमित हैं। भ्रष्ट और कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही रहेंगी। ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलती है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने पर ही फोकस है। इसीलिए ईडी डायरेक्टर कौन है, ये महत्वपूर्ण सवाल है ही नहीं। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री का ये ट्वीट। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि ये पूरा विवाद है क्या। दरअसल संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में ईडी डायरेक्टर बनाया गया। उसके बाद नवंबर 2020 में संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद फिर नवंबर 2021 में संजय मिश्रा के कार्यकाल के बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है। इस अध्यादेश में केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल है उसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस अध्यादेश की वजह से संजय मिश्रा का कार्यकाल नवंबर 2023 तक हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 31 जुलाई उनके कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। लेकिन जो 5 साल वाला बदलाव है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं। बतौर ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल में ईडी की कार्रवाई में कई विपक्षी पार्टियों के नेता जेल पहुंचे हैं। जैसे सितंबर 2019 में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार, फिर 2019 में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, फिर महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख एनसीपी के नेता हैं। फिर फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक, मई 2022 में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जुलाई 2022 में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, उनके करीबी संजय राउत, मार्च 2023 में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जून 2023 में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी। आपने सोशल मीडिया पर खूब देखा होगा, उनको दिल की तकलीफ भी हो गई थी। बालाजी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेज दिया। इस लिस्ट में सिर्फ वो नाम है जिन्हें जेल जाना पड़ा। कई दिग्गज विपक्षी नेता अभी भी ईडी के राडार पर हैं, जिनके खिलाफ ईडी ने जांच शुरू कर दी है।
इस लिस्ट में लालू परिवार, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शामिल है। विपक्ष इन्हीं सारे नामों को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहा है। लोकतंत्र में सियासत दोनों तरफ से होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन ईडी जिनके खिलाफ जांच कर रही है उसमें अब तक क्या क्या हो चुका है वो भी जान लीजिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है लालू परिवार का। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमीन के बदले नौकरी मामले में अवैध संपत्ति इकट्ठा करने और फिर उस संपत्ति को सफेद धन में बदलने का आरोप है। ईडी इस मामले में तेजस्वी यादव का बयान दर्ज कर चुकी है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी मामले में जेल में है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर अवैध खनन मामले को लेकर ईडी पूछताछ कर चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जांच इन पर चल रही है। मामला है शिक्षक भर्ती घोटाले का। सरकार ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में बताया कि पीएमएलए कानून के तहत नेताओं पर कुल 87 मामले चल रहे हैं, 87, जिसकी जांच ईडी कर रही है। यह तो रही ईडी की जांच के घेरे में फंसे नेताओं की लिस्ट, लेकिन पूरे मामले में ईडी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है यह भी तो आप जान लीजिए। क्या वाकई ईडी को टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है? आप इस आंकड़े से समझ लेंगे। ध्यान से देखिएगा, बेहद जरूरी है आपके लिए। तो 31 जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक ईडी के पास 5,906 केसेस हैं। इन मामलों में ईडी ने अब तक 513 लोगों को अरेस्ट किया है। 25 मामलों में कोर्ट ट्रायल पूरा हो चुका है और इन 25 में से 24 मामलों में आरोप साबित हो गए हैं। सिर्फ एक मामला ऐसा है जो कोर्ट में आरोप ईडी सिद्ध नहीं कर पाई और इसीलिए आरोपी को बरी कर दिया गया। लेकिन 24 मामलों में 45 लोगों पर आरोप साबित हुए और इसीलिए अगर इसका आंकड़ा आप निकालें, स्ट्राइक रेट जिसे कहते हैं ईडी की निकालें, तो वो आपके सामने है 96%। 96% कन्विक्शन रेट, यानी जिस भी केस में ईडी ने हाथ डाला उनमें से 96% मामलों में आरोपी को सजा हुई। अब सवाल मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूं और इस सवाल के साथ मैं आप छोड़ देती हूं इस खबर को कि आपने कभी सोचा है कि मेरे या आपके जैसे लोग जो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, उस कमाई से टैक्स भी भरते हैं, उसके बाद जाकर रात को सुकून की नींद सो जाते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपसे या मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है, कोई कानून तोड़ देते हैं हम, तो खुद में इतना परेशान रहते हैं कि मालूम नहीं अब क्या गलती हमने कर दी है। लेकिन आप इन भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों को झेल रहे लोगों को देखिए, कैसे सीना ठोक कर कह देते हैं कि सियासत हो रही है। ईडी आपका रुख नहीं करेगी। ईडी को सिर्फ उनका पता है जिनको काला धन सफेद करने का फॉर्मूला पता है, पीरियड। ईडी पर सियासत होती रहे, लेकिन ईडी की तरफ से जो काम हो रहा है उसका स्ट्राइक रेट आज मैं आपको बता चुकी हूं, यानी सफलता जो ईडी की है, जिन भी मसलों पर ईडी ने जांच की है, 96% उस जांच में जो आरोपी थे वो दोषी पाए गए हैं। अपनी स्क्रीन पर अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं और अगली खबर की तरफ रुख करना चाहती हूं। गौर से देखिए इन आंकड़ों को। दुनिया में इस्लाम को मानने वाले सबसे ज्यादा 24 करोड़ 8 लाख लोग पाकिस्तान में रहते हैं। इंडोनेशिया में 23 करोड़ 60 लाख मुसलमान रहते हैं और तीसरे नंबर पर है भारत, जहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। बांग्लादेश में 15 करोड़ 8 लाख मुसलमान रहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आंकड़ा आज मैं क्यों आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। दरअसल इन आंकड़ों के जरिए आज मैं आपको वो बताने वाली हूं जो हिंदुस्तान विरोधी ताकतें आपको जानने नहीं देना चाहती है। आज इन आंकड़ों के जरिए मैं उन लोगों से सवाल करने वाली हूं जो हर सच्चाई से आपका ध्यान डाइवर्ट करने की साजिश में जुटे रहते हैं और इसीलिए इनसे सवाल जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक और आंकड़ा, क्योंकि आंकड़े और लॉजिक मुझे पसंद है। एक आंकड़ा और देख लीजिए, ये आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 85 लाख मुसलमान रहते हैं। यह आबादी मिडिल ईस्ट के किसी भी इस्लामिक देश से ज्यादा है, यानी सऊदी अरब, यूएई, अल्जीरिया, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, ये जितने भी मुल्क हैं उनसे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की संख्या ज्यादा है।
मैं खुद एक मुसलमान हूं और मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तान में रहने वाली एक मुसलमान हूं। मुझे देश के संविधान पर फख्र है, मुझे मेरे इस वतन पर फख्र है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ रहते हैं। और मैं जानती हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर वतन परस्त मुसलमान को अपने वतन पर नाज है। आप सभी के बारे में, मेरे मुसलमान भाई और बहनों के बारे में, ये सिर्फ मेरे विचार नहीं हैं, ये विचार सबसे पुराने इस्लामिक मुल्क से आए एक शख्स के भी हैं। ये विचार सऊदी अरब से आए मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के हैं। وندرك أيضا أن المكون الإسلامي في جمهورية الهند مكون يعتز بوطنيته، يعتز بوطنه الهند، ندرك ذلك، وندرك أيضا أنه يعتز بدستورها الهندي ويعمل على تطبيق هذا الدستور بالتعاون أيضا مع حكومته. هنا الوعي الديني، الوعي الديني يجب أن يكون أداة تعزيز للتعايش. الوعي الديني الحقيقي يجب أن يكون أداة للتسامح، يجب أن يكون أداة للتواصل، أداة للمحبة، أداة للتعاون، أداة لإثراء الإنسانية بالعلوم التي مؤطرة، التي تؤطرها القيم التي نتشارك فيها. तो अल ईसा उस मुल्क से आए हैं जहां पाक मक्का है, जिस मुल्क को इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज यानी सेंटर माना जाता है, और वो उस इस्लामिक संस्था के महासचिव हैं जिसे दुनिया भर के मुसलमान तवज्जो और तरजीह देते हैं। और जब अल ईसा को भारत में इस्लाम फलता फूलता नजर आता है, भारत में ना तो इस्लाम पर कोई खतरा नजर आता है और ना ही मुसलमान खतरे में नजर आते हैं, तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क क्यों भारत के मुसलमानों को बरगलाते हैं? मैं सवाल कश्मीर के मुसलमानों से करना चाहती हूं कि वो क्यों पाकिस्तान में बैठे भारत से नफरत करने वाले मौलानाओं और मौलवियों की बातों को मानते हैं या उसमें आ जाते हैं। और ये महज कुछ हैं, मैं ये भी जानती हूं। The officially sponsored campaign of oppression against India's over 200 million Muslims is the worst manifestation of Islamophobia. They are subjected to discriminatory laws and policies, hijab bans, attacks on mosques, and lynchings by Hindu mobs. I am particularly concerned by the calls for genocide against India's Muslims. कोई अंग्रेजी चैनल आप इस वक्त देख रहे होते और इस बयान के बाद एंकर आती तो वो सीधे तौर पर ये कहती लायर, ही इज़ अ लायर, झूठ बोल रहे हैं शहबाज शरीफ। ये भारत के उस मुल्क के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं जो जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान की तरक्की नहीं देख सकता है। ये उस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं जो इस्लामिक देश होने पर गर्व तो करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के बाशिंदों को 2 वक्त की रोटी तक मुहैया नहीं करा सकते, जो आतंकवाद फैलाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इन्हें अपने मुल्क की आवाम की परवाह नहीं है, इन्हें हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में नजर आता है। मैं भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके 5 वक्त नमाज पढ़ने के अधिकार पर चोट हुई है? क्या आपको आपका धर्म मानने से कोई रोक रहा है? क्या आपके आसपास रहने वाले हिंदू आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मैं जानती हूं कि इन सभी सवालों के जवाब आप ना में देंगे, क्योंकि इन सवालों का जवाब हाँ में हो भी नहीं सकता। मैं ये भी मानती हूं कि हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं में धर्म को खोजने वालों की राजनीति से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूं। अल ईसा ने भी भारत में पहुंचकर यही कहा है। उन्होंने भी वही सच्चाई बयान की है जो भारत का हर मुसलमान सोचता है। आप सोच रहे होंगे अल ईसा कौन है भाई? भारत के मुसलमानों से अल ईसा का क्या वास्ता है? क्यों अल ईसा अचानक भारत के दौरे पर आ गए हैं? दरअसल 2016 तक अल ईसा सऊदी अरब के कानून मंत्री थे। अपने कार्यकाल में अल ईसा ने सऊदी में महिला उदारवाद का बहुत शानदार मुजाहरा पेश किया। महिलाओं को नौकरियों में बुलाया जाने लगा। अल ईसा ने मंत्री रहते हुए सऊदी अरब में जो सुधार नीतियां लागू की, उन पर अब भी काम जारी है। महिलाओं की सिचुएशन, उनके हालात, उनके कंडीशन में बदलाव हो रहा है। शरिया कानून में सुधार किए जा रहे हैं जो वक्त के साथ ज़रूरत बन गए थे। अल ईसा को भारत बुलाने के पीछे भी कुछ ऐसी ही वजह है।
भारत सरकार यूसीसी की तरफ कदम बढ़ा रही है और यूसीसी पर मुसलमानों को सबसे ज्यादा डराया जा रहा है, फिर चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या असद साहब। हर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगा है। आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आपको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और रिलीजन को एज अ फंडामेंटल राइट करार दिया है। फंडामेंटल राइट हमसे और आपसे कोई कानून ले नहीं सकता। केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब सऊदी अरब में मुस्लिम महिलाओं को ड्राइविंग की परमिशन दी जा सकती है, जब उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की परमिशन दी जा सकती है, और परमिशन से तो मैं इत्तेफाक ही नहीं रखती हूँ, मतलब कौन होता है मर्द और औरत में फ़र्क करने वाला। लेकिन मान लीजिए वहाँ का कल्चर है, वहाँ का सिस्टम है, तो जब सऊदी अरब जैसा मुल्क शरिया को वक्त के साथ बदलने की कोशिश कर सकता है, तो फिर हिंदुस्तान में वक्त के साथ होने वाले बदलाव का विरोध क्यों? और इन्हीं बदलावों का विरोध करने वालों को जवाब देने के लिए अल ईसा हिंदुस्तान आए हुए हैं। यूसीसी के नाम पर आपको तरह तरह से डराने की कोशिश हो रही है। ये कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी, ठीक वैसे ही जैसे CAA, NRC के नाम पर दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों को डराया गया था, और वाई दिल्ली, उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों को डराया गया था। ये किसी भी इलाके में वो मुसलमान जो यूसीसी और NRC को समझना भी चाह रहे थे, उनको इस तरीके से डराया गया कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये नेता आपको हिंदुस्तान में इस्लाम को खतरे में हमेशा बताएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है। ये वो नेता हैं जो पहलू खान की हत्या पर आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जो अखलाक की हत्या पर आपको डराएंगे कि भारत में इस्लाम खतरे में है। आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं। मैं फिर कहती हूँ, आपको डराने की कोशिश करते हुए ये सारे नाम याद दिलाए जाएंगे। मैं मानती हूँ कि जिन लोगों के नाम ओवैसी साहब ने गिनवाए हैं वो सब सही है, लेकिन मैं आंकड़ों के साथ कुछ और नाम आपको गिनवाना चाहती हूँ। 1 फरवरी 2018 को दिल्ली के खयाला में अंकित का बीच सड़क गला काट दिया गया, नाम गिनाया इन्होंने। 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी जाती है, नाम गिनाया। 12 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में नितेश की पीट कर हत्या कर दी जाती है, नाम गिनाया। ये आंकड़े, ये नाम सच्चाई है। ये आंकड़े गवाह है कि हमले सिर्फ मुसलमानों पर नहीं हो रहे, क्राइम महज मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रहा, हिंदुओं पर भी ऐसे ही क्राइम हुए हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुओं पर हमलों में कौन दोषी है, लेकिन ये चंद घटनाएं हैं। तो क्या 20 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ हिंदुओं के बीच किसी के खतरे में होने की तस्दीक कर सकती है? मैं फिर कहती हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या कोई दूसरा कानून, यदि किसी ने इस्लाम की रवायतों को खत्म करने की कोशिश की, और इस्लाम की जिसमें आपके रोजा से लेकर कलमा से लेकर हज से लेकर तमाम तरीके का दान जो आप देते हैं वो सब शुमार है, अगर उस पर कोई पाबंदी लगाए तो किसी भी सरकार के खिलाफ हम सब खड़े हो जाएंगे। हिंदुओं की पूजा के अधिकार पर अगर कोई सरकार रोक लगाए तो हम सब उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। किसी भी धर्म और आस्था पर चोट करने की कोशिश हुई तो फिर विरोध में, जैसा मैं कह रही हूं, सबसे पहले हम आएंगे। लेकिन जिस मुल्क में इस्लाम का जन्म हुआ, उस मुल्क का कोई शख्स आकर भारत में कहे कि भारत में इस्लाम फल फूल रहा है, तो उसकी बातों में वजन तो होगा ना। अल ईसा यही समझा रहे हैं कि भारत में इस्लाम ना खत्म हुआ है ना खतरे में है, और अल ईसा के दौरे पर यही सबसे बड़ा संदेश निकल कर आया है। भारत सरकार 14 से 35 साल तक के अल्पसंख्यकों के लिए सीखो और कमाओ योजना चला रही है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। उस्ताद योजना ये चल रही है ताकि ट्रेनिंग के जरिए अल्पसंख्यकों को स्किल सिखाई जा सके। नई मंजिल योजना चल रही है ताकि किसी कारणवश अगर स्कूल छूटा है आपका,
वो तमाम अल्पसंख्यकों का उसे शिक्षा नहीं मिल पाई है, तो वो शिक्षा और स्किल दी जाए जिससे नई दिशा उसे मिल पाए। नई रोशनी योजना वो भी चल रही है ताकि अल्पसंख्यक महिलाएं लीडरशिप स्किल सीख सके। ये आंकड़े कह रहे हैं कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है। ये गलत है कि सरकार अल्पसंख्यकों को दबाना चाहती है। सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक आगे बढ़े, तरक्की करे, मिलजुल कर रहे। यही संदेश अल ईसा भी दे रहे हैं। किसी योजना से डरने की जरूरत नहीं और डराने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। और देखिए, किसी भी मुल्क में कोई भी धर्म तब खतरे में आता है जब सरकार अपनी नीति और अपनी योजनाओं से उस धर्म को या उस धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को दूर कर ले। लेकिन क्या ऐसी कोई नीति आप मुझे गिनवा या बता सकते हैं, या वो नेता गिनवा या बता सकते हैं जिसमें ये कह दिया जाए कि देखिए इस नीति में मुसलमानों का रोल नहीं है या मुसलमानों को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सड़क बनेगी तो मुसलमान मोहल्ले में नहीं जाएगी, बिजली पहुंचेगी तो मुसलमान के घर में नहीं जाएगी। यही बात तो शहबाज शरीफ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल ईसा जैसे मॉडर्न थिंकर्स ने इसमें सीधी चोट करते हुए सीधा मैसेज दे दिया है। और अब अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिनों के दौरे पर फ्रांस जा रहे हैं। तो कोई ये भी पूछ सकता है, आप भी पूछ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है भाई, उन्हें विदेशों का दौरा करना पड़ता है, इसमें क्या बड़ी बात होगी, इससे क्या हो जाएगा। मैं बताती हूँ इस दौरे से क्या होगा, मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। लेकिन पहले फ्रांस से आई कुछ तस्वीरों को आप देखिए जो पेरिस में भारत की फौजों के साहस और अनुशासन की झलक दिखा रही हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के जवान आपको इस वक्त कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले की यह तस्वीर है। भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियां फ्रांस में परेड कर रही है। भारतीय सेना की जो टुकड़ी परेड में हिस्सा ले रही है वो पंजाब रेजिमेंट की है। इस सलामी परेड में भारतीय सेना की टुकड़ी की अगुवाई कैप्टन अमन जगताप, भारतीय नौसेना टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल, जबकि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करने वाली है। इन तीनों टुकड़ियों की परेड के अलावा राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट का बैंड भी बास्टल डे परेड की रिहर्सल कर रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही इस वक्त फ्रांस में गूंज रहा है। बास्टल डे परेड में भारतीय सेना की परेड के लिए पंजाब रेजिमेंट को इसलिए चुना गया है, जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी, क्योंकि ये हमारी सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने दोनों वर्ल्ड वॉर लड़े हैं। मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, मिस्र, चीन, हांगकांग, दमिश्क के साथ फ्रांस में भी इस रेजिमेंट ने अपनी बहादुरी दिखाई थी। अब मेरे बगल में आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ जो 1916 की है। इस दौरान अंग्रेज़ों की तरफ से भेजे गए 6 सैनिकों ने फ्रांस को जर्मनी के हमले से बचाया था। फ्रांस में मसीहा बनकर आए उन्हीं 6 सैनिकों का फ्रांस के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। अब 107 साल बाद फिर फ्रांस की धरती पर पंजाब रेजिमेंट के फौजी कदमताल करते हुए दिख रहे हैं। बास्टल डे परेड के फ्लाई पास्ट में हमारी एयरफोर्स के फाइटर जेट रफाल भी शामिल हो रहे हैं। मैं बार बार बास्टल डे परेड का जिक्र कर रही हूँ, ये बताना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए जानना भी, कि बास्टल डे परेड आखिर है क्या। हमारे देश में गणतंत्र दिवस की परेड का जो महत्व है ना, फ्रांस के लिए वही महत्व बास्टल डे परेड का है। ये दुनिया की सबसे पुरानी मिलिट्री परेड मानी जाती है। इसका इतिहास फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। 14 जुलाई
1789 को फ्रांस में बास्टल के किले का पतन हुआ था। इसे आधिकारिक तौर पर फ्रांस की क्रांति की शुरुआत माना जाता है। इस क्रांति के बाद फ्रांस में राजशाही खत्म हो गई थी और लोकतंत्र कायम हुआ था। इसीलिए फ्रांस में 14 जुलाई को बास्टल डे पर मिलिट्री परेड की जाती है और इसे 233 साल से किया जा रहा है बदस्तूर। फ्रांस के राष्ट्रपति इसकी सलामी लेते हैं। फ्रांस के लोकतंत्र के लिए जो परेड इतनी अहम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बास्टल परेड के मुख्य अतिथि बनकर जा रहे हैं। बास्टल डे परेड की तैयारियां, इतिहास को आपने जान लिया है, लेकिन अब सबसे काम की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों फ्रांस के दौरे पर हैं, तो वहां होगा क्या? इस दौरे में भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और स्पेस समेत कई क्षेत्रों में डील हो सकती है। इसमें सबसे खास होगा समुद्री फाइटर जेट रफाल एम का सौदा। डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ी डील होने का अनुमान अब इस वक्त लगाया जा रहा है, जिसमें 26 समुद्री फाइटर जेट रफाल एम और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन खरीदने की डील तय हो सकती है। और यह भी माना जा रहा है कि यह सौदा करीब 90,000 करोड़ का होगा, जिसमें भारत की नौसेना को 4 ट्रेनर विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड रफाल एम मिलेंगे। इनको इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और विक्रांत पर पुराने मिग 29 की जगह तैनात करेगी। भारतीय नौसेना के पास अभी फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों की कमी है और इसीलिए जब ये डील फाइनल होगी तो हमारी नेवी और ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाएगी। डिफेंस डील के अलावा इस दौरे में कारोबार और कूटनीति पर भी जोर रहने वाला है। पीएम मोदी फ्रांस में कई बैठकों में शामिल होंगे। वो एक प्राइवेट डिनर में फ्रांस की कंपनीज के अलग अलग CEO से मुलाकात करेंगे। अभी भारत और फ्रांस के बीच बायलैटरल बिजनेस या जो ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार, वो लगभग 10.7 बिलियन यूरो का है, 10.7 बिलियन यूरो। अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक 10,389 मिलियन डॉलर के FDI निवेश के साथ फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा निवेशक है। इसके बाद पीएम मोदी बास्टल डे पर मशहूर लोअर म्यूजियम में डिनर में शामिल होंगे। वो फ्रांस के प्रधानमंत्री और वहां की सेनेट और नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट समेत कई नेताओं से चर्चा करेंगे। इस तरह की बातचीत कूटनीति के लिहाज से बहुत अहम होती है। दुनिया भर में सब देशों के बीच कारोबार और बातचीत होती रहती है। इस ग्लोबल वर्ल्ड में हर देश को दूसरे देश की जरूरत पड़ती है। कोई देश किसी देश से कटकर रह नहीं सकता है, ये क्लियर समझ लीजिए। लेकिन इंसानों के बीच दोस्ती महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी आप उसे कितना पर्सनल ले जा सकते हैं। इंसानों के बीच दोस्ती की तरह देशों की दोस्ती का पैमाना यही है कि दोस्त वही जो हर मौके पर आपके साथ खड़ा रहे। और इस पैमाने पर फ्रांस भारत का पक्का, सच्चा, एकदम बेस्ट फ्रेंड साबित हो रहा है। भारत को जब जब समर्थन की जरूरत पड़ी है, तब तब फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है। 1998 में परमाणु परीक्षण से लेकर आतंकवाद का मुद्दा, आर्टिकल 370 से लेकर UN में पाकिस्तान की घेराबंदी का मुद्दा, फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर मसले पर भारत का समर्थन किया है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो फ्रांस ही कुछ गिने चुने देशों में था जिन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था। यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड के जाने के बाद फ्रांस यूरोप का अकेला देश है जो परमाणु बॉम्ब से लैस है। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की वजह से फ्रांस काउंटर टेररिज्म, आतंकियों को बैन करना, मिसाइल कंट्रोल रिजीम जैसे मसलों पर भारत का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। आतंकवाद के मुद्दे पर फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में हमेशा हमारे साथ एकजुटता दिखाई है। 2019 में पुलवामा हमला याद है ना, उसके बाद फ्रांस ने UN में भारत का साथ देकर अपनी दोस्ती का मुजाहरा किया था। पाकिस्तान का हाफिज सईद, उसे बैन करने में फ्रांस ने हमारी मदद की थी। इससे तिलमिलाया पाकिस्तान जब UN में कुछ भारतीयों को टेरर लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव लाया, तब भी फ्रांस ने भारत के खातिर इस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। दिल्ली में हुई नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में फ्रांस के मंत्री शामिल हुए थे। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और सहयोग करने का फैसला किया। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की इस साल 25 बरस हो जाएंगे।
और इस मौके पर फ्रांस जैसे पक्के दोस्त देश का दौरा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्ती की इन तस्वीरों से कुछ देशों को जाहिर है बुरा भी लगेगा। ये दोस्ती इंडो पैसिफिक एरिया या हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बहुत कमाल की साबित हो रही है। इस समुद्री मार्ग से दुनिया का करीब 60% कारोबार होता है। पिछले साल ही दोनों देश इस एरिया में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए थे। भारत की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इंडो पैसिफिक एरिया खुला और मुक्त रहे, लेकिन इस इलाके में चीन लगातार दखल बढ़ा रहा है। भारत के लिए फ्रांस की दोस्ती इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात, रियूनियन और मालदीव में मजबूत फ्रांसीसी बेस मौजूद है। ऐसे शक्तिशाली देश की दोस्ती यकीनन हमें इस एरिया में बढ़त और सुरक्षा देती है। इंडो पैसिफिक रीजन में हम एक ताकतवर, स्थिर और मजबूत देश के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी एक और अहम यात्रा पर जाएंगे, यूएई। दरअसल फ्रांस, भारत और यूएई तीनों ने मिलकर ट्राइलैटरल ग्रुप बना दिया है जो एक रोड मैप पर काम कर रहा है। इस रोड मैप में तीनों देशों के आपसी हितों से जुड़े मुद्दे शामिल रहने वाले हैं। इस साल फरवरी में पिछले साल सितंबर में इस ग्रुप के मंत्रियों की मीटिंग हो चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह पीएम मोदी का ये दौरा कंप्लीट पैकेज है जिसमें ये यूरोप और मिडिल ईस्ट को शामिल कर चुके हैं और इसीलिए भारत और फ्रांस के बीच में ये जो मोहब्बत और बढ़ेगी उसकी विशेष कवरेज भारत 24 पर आप लगातार देखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और अब जो खबर मैं दिखाने जा रही हूँ वो आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर आएगी जैसे मेरे चेहरे पर है। यह खबर देश के सेंटिमेंट से जुड़ी है और मेरे भी दिल के बहुत करीब है। कोई देश ये नहीं चाहता है कि उसके यहाँ जहालत या गुर्बत हो, गरीबी हो, बगैर निवाले के लोग सोने को मजबूर हो। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे हालात हैं, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक भारत में सिर्फ 15 साल में 41 करोड़ से ज्यादा लोगों के माथे से गरीबी का जो ठप्पा है वो हट गया है। इस उपलब्धि को लेकर यूएन ने मोदी सरकार की तारीफ की है क्योंकि भारत ने जितनी तेजी से गरीबी हटाने में सफलता हासिल की है उसे देखकर संयुक्त राष्ट्र भी हैरान है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिकॉर्ड स्तर पर गरीबी कम हुई है। बीते 15 सालों में 41 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। ये रिपोर्ट 110 देशों के आंकड़े को लेकर तैयार की गई है। अक्सर ये कहते हैं कि बढ़ती आबादी विकास में रुकावट है, लेकिन भारत में स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत से आगे उस वक्त सिर्फ चीन होगा। 2075 में भारत की जीडीपी 52.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 52.5 लाख करोड़ डॉलर की होगी, जबकि चीन की इकोनॉमी 57 ट्रिलियन डॉलर की बताई जा रही है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है तो चीन दूसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 52 साल बाद भारत अमेरिका जैसा सुपर पावर बन गया होगा या उससे आगे निकल जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती आबादी ही भारत की ताकत बनेगी, जिसे ट्रेनिंग और स्किल्स के जरिए वर्क फोर्स में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। वी आर अ यंग कंट्री। इसी तरह वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये दिखाती है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या गरीबी की वजह नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में 1974 से लेकर 2023 के बीच भारत की आबादी औसतन 2% बढ़ी है, जबकि इसी दौरान इकोनॉमी 6% की स्पीड से बढ़ी है। भारत में अपार संभावनाएं हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि चीन में करीब 40% महिलाएं ट्रेनिंग और स्किल्स से वर्कफोर्स का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन भारत में ऐसी महिलाओं का आंकड़ा 17% है, यानी अभी भी चांसेस भयंकर हैं। संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ। ये वो आंकड़ा है जो जनसंख्या को लेकर लोगों का मिथक तोड़ देगा।
कहते हैं आबादी ज़्यादा होगी तो गरीबी बढ़ेगी। मैं सिर्फ गरीबी बढ़ने के उस लॉजिक या उस बात को काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आबादी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज उसी आबादी के मुताबिक होने चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो दबाव बढ़ेगा। लेकिन ये जो आबादी बढ़ते हैं तो मुल्क गरीब हो जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर रिपोर्ट क्या कहती है मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 1974 में भारत की आबादी 61 करोड़ थी। देश में 57% लोग गरीब थे, और 2019 में आबादी 138 करोड़ के करीब हुई, तो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या 28% रह गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो इसकी वजह है देश में बढ़ता प्रोडक्शन यानी उत्पादन। 1950 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, तब देश में अनाज का उत्पादन 5 करोड़ टन था। 1970 में आबादी 56 करोड़ हुई तो उत्पादन 11 करोड़ टन हो गया, और जब 2020 और 21 में आबादी 140 करोड़ हुई तो प्रोडक्शन 31 करोड़ टन तक पहुंच गया। यानी समस्या जनसंख्या नहीं, लेकिन जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो है जनसंख्या का मैनेजमेंट। इस रिपोर्ट का ये मतलब कतई नहीं है कि आप बढ़ती जनसंख्या को लेकर जागरूक ना रहें, लेकिन सख्ती से जनसंख्या कंट्रोल करने वाले चीन और जापान जैसे देशों को देखें तो वहां फिर से चाइल्ड पॉलिसी बदली जा रही है, क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण तो ज़रूरी है, लेकिन ये बेहद स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, जो इस वक्त हिंदुस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जब हिंदुस्तान की आबादी इस तरीके से बढ़ चुकी है, अब ये तो हो चुका है, तो ऐसे में हिंदुस्तान को एक कहते हैं ना आपदा में अवसर की तलाश, जिसका बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की तरफ से जिक्र होता है, वही इस वक्त करने की ज़रूरत है। अगर इसे वर्कफोर्स में तब्दील कर दिया गया, अगर इस युवा ताकत की या युवा एनर्जी को चैनलाइज कर दिया गया, तो फिर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी एपिसोड के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। द रूबिका लियाकत शो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए भारत 24।